नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मोटे अनाज की खेती सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी की जा सकती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का आरंभिक कार्यक्रम आयोजित। केंद्र सरकार जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी में नई तकनीक को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन के लिए तैयार। भीलवाड़ा में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत। जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री महावीर जी में पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक महोत्सव का शुभारंभ किया। और प्रदेश के 14 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज। सीकर का फतेहपुर 2.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोटा अनाज अधिक पोषक होता है क्योंकि इसमें गेहूं और चावल की तुलना में प्रोटीन, फाइबर और खनिज की मात्रा अधिक होती है। मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और चौलाई शामिल हैं। मोटा अनाज के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसी सिलसिले में आज नई दिल्ली में मोटा अनाज वर्ष 2023 का अग्रिम शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कोविड, जलवायु परिवर्तन और संघर्षों को देखते हुए आज दुनिया में मोटा अनाज का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खाद्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष से खाद्य सुरक्षा और पोषण में मोटे अनाज के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा होगी। उन्होंने कहा कि भारत पोषक अनाज के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। श्री तोमर ने कहा कि मोटे अनाज की खेती जलवायु अनुकूल है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार मोटा अनाज की खपत और पैदावार में बढ़ोतरी के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मिलेट के पोषण महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मिलेट को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था और मिलेट को पोषण मिशन अभियान के तहत भी शामिल किया गया है। भारत में मिलेट मूल्य वर्धित श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। 66 से अधिक स्टार्टअप को लगभग 6.25 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मिलेट की खपत को बढ़ावा देने वाले व्यंजनों व मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को भी सहायता दी जा रही है। देश में पैदा होने वाले बाजरे का 85% उत्पादन राजस्थान में होता है। कार्यक्रम में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर की स्टार्टअप उद्यमी तनुश्री सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत में जनता से दैनिक आहार में मोटे अनाज का उपयोग करने की अपील की। फूड इंडस्ट्री ने मैदा खिलाना शुरू किया था और हमें आदत लग गई। मुझे लोगों से यही दरखास्त करनी है कि अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए उनको 20-30% मिलेट्स को शामिल करें। उससे न सिर्फ वो बीमार कम पड़ेंगे, उनके ये जो बहुत तरह के मेटाबॉलिक डिजीज आ गई है, हर 40 के ऊपर इंसान को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक इतने यंग एज में आ रहे हैं। हम इन काफी सारी चीजों से बच सकते हैं बहुत सिंपल सोल्यूशंस के साथ कि वो अपने डाइट को थोड़ा सा मिलेट फ्रेंडली कर लें।
केंद्र सरकार जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी में नई तकनीक को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई में संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकारी विज्ञप्ति में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि 2016 में इस कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से नई चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में भी इस योजना में मूलभूत बदलाव किए गए थे। इनमें किसानों के लिए फसल नुकसान की जानकारी देने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करना शामिल है। सचिव ने कहा कि उपयुक्त खेती के अनुरूप फसल बीमा योजना की पहुंच और इसके संचालन में नवाचार, डिजिटाइजेशन और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ छठे बजट पूर्व 2023 पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और डॉ भगवत कराड़ भी शामिल हुए। वित्त सचिव डॉ टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ अनंत नागेश्वरन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में सेवाओं और व्यापार के विशेषज्ञों के साथ 5वें बजट पूर्व 2023 परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। भीलवाड़ा में आज बड़ला चौराहे के पास गोलीबारी में एक युवक की मृत्यु हो गई। घटना के बाद अजमेर के संभागीय आयुक्त ने भीलवाड़ा जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएसटी मैत्री ने घटना के बारे में जानकारी दी। भीलवाड़ा शहर के बड़ला चौराहे पर करीब 3:20-3:25 दिन में ही फायरिंग की घटना हुई है। मौके पे उच्चाधिकारी पहुंच गए। एक चश्मदीद गवाह से ये मालूम पड़ा है कि शायद 2 मोटरसाइकिलें थीं जिसपे 2 सवार थे और उनके द्वारा 3 राउंड फायर किए गए। मौके पे 2 जो फायर है, जो खाली कारतूस हैं, वो बरामद कर लिए हैं और बाकी इसमें स्पेशल टीम को लगा के और सिटी की टीम को लगाकर आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज श्री महावीर जी में ध्वजारोहण कर पंच कल्याणक महोत्सव और महामस्तकाभिषेक समारोह की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के विचारों को धारण किया। समारोह में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव, हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव और करौली विधायक लाखन सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान भगवान महावीर की 24 फुट ऊंची खड़गासन प्रतिमा और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का भी पंच कल्याणन होगा। 4 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अस्पताल पर 38 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, विधायक रामकेश मीणा और दानिश अबरार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने विभिन्न संस्थाओं को आधार को एक विशेष पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से पहले कई तरह की जांच करने को कहा है। यूआईडीएआई ने कहा कि ऐसा करने से असामाजिक तत्वों द्वारा आधार के किसी तरह के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग करने से पहले इसकी जांच से संबंधित संस्थाओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निर्देश देने को कहा है। एम आधार ऐप या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके किसी भी आधार की जांच की जा सकती है। आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साहस और बलिदान का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनका जीवन और संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। और अब मौसम। प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। 14 जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज हुआ है। सीकर जिले का फतेहपुर आज भी सबसे ठंडा रहा। वहां तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और चूरू में 4.1 डिग्री मापा गया। राजधानी जयपुर में भी कल के मुकाबले तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अजमेर में रात में तेज सर्दी से गलन के कारण सड़क किनारे रहने वाले लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सुबह के समय शहर के बाहरी इलाकों में 10 बजे तक कोहरे का असर रहा। सर्दी के कारण नगर निगम द्वारा संचालित स्थायी रैन बसेरों में लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अलवर में भी शाम से ही सर्दी का असर दिखने लगा है। जोधपुर में अल सुबह हल्की ठिठुरन का एहसास होने लगा है। शहर के उपनगरीय क्षेत्रों के मुख्य मार्ग पर हल्का कोहरा होने से वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर जिलों में भी कई जगह सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 48 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। अगले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है। वहीं कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से अभी भी अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो दिन में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान भी ज्यादातर स्थानों पर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी औसत के आसपास है। आगामी दिनों में शेखावटी संभाग के सीकर और चूरू जिलों में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास दर्ज होने की संभावना है। यानी इन स्थानों पर कहीं कहीं शीतलहर की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मोटे अनाज की खेती सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी की जा सकती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का अग्रिम कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार जलवायु संकट और प्रौद्योगिकी में नई तकनीक को देखते हुए किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन के लिए तैयार है। भीलवाड़ा में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री महावीर जी में पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक महोत्सव का शुभारंभ किया। और प्रदेश के 14 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। सीकर का फतेहपुर 2.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।